जो बच्चे जूम पे कनेक्ट है वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? कृष्णा वॉइस आ रही है? वॉइस वॉइस वॉइस। ओके, बैठ जाओ जल्दी। इतनी आवाज क्यों? ठीक है, समझ समझ गया आप। ठीक, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, सुन लो मेरी, सुन लो, अपनी मत सुनो, मेरी सुन लो। इधर बैठ जाओ जल्दी। चलिए, पढ़ना क्या है? रेमेडीज। क्या पढ़ना है? रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन। क्या लेना है? एक्शन लेना है। क्या लेना है? जब भी कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, सामने वाला आपके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है? मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो सामने वाले के पास क्या ऑप्शंस है, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? नंबर 1, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बाद जो भी उसका नुकसान हुआ है वो डैमेज भी क्लेम कर सकता है। नंबर 3, वो कोर्ट से एक स्पेशल अपील भी कर सकता है, सर मुझे ना इससे परफॉर्मेंस ही चाहिए, मुझे इससे क्या चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना, मुझे इससे क्या चाहिए, परफॉर्मेंस। नंबर 4, सू फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन स्टे ऑर्डर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्टे ऑर्डर। किसी ने वादा किया था कि मैं, अगर आप मुझे पैसे दो तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम, याद है नेगेटिव एक्ट वाला एक्ट? किसी, मान लीजिए एडिडास कंपनी ने गुडविल बेच दी नाइक को, तो उसने, एडिडास कंपनी ने क्या कहा, हम जूते नहीं बनाएंगे, हम जूते, लेकिन उसके बावजूद वो जूते बना रहे हैं, तो नाइक कंपनी क्या करेगी, कोर्ट के पास जाएगी फॉर इंजंक्शन, स्टे लगाओ सर इस पे, क्या लगाओ, स्टे लगाओ इसकी प्रोडक्शन पे, स्टे ऑर्डर। ठीक। क्वांटम मेरिट, एज मच एज इट अर्न, इसमें तो लिखा ही हुआ है, वैसे इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे भी। एज मच एज इट अर्न, जितना किया है उतने के क्या दे दो, पैसे। भाई मैंने आपसे कहा कि आप ना मेरे लिए ये काम व्हाइट वॉश कर दो, मान लो समझने के लिए व्हाइट वॉश कर दो, आपने कहा ठीक है सर 1 महीना लगेगा, मैंने कहा ओके। 10 दिन पूरे हो गए, 10 दिन बाद मैं कह रहा हूँ अच्छा मुझे काम नहीं कराना, मुझे काम मत कराओ, 10 दिन के तो पैसे देने पड़ेंगे। एज मच एज इट, जितना का किया है उसके अकॉर्डिंग तो पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे तो सभी काम खत्म होने से जस्ट पहले क्या कह देंगे, बस हमें नहीं कराना, मत कराओ, जितना हो चुका है उतने के पैसे तो तब भी देने पड़ेंगे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के नीचे सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिए, रेयर आर्टिकल्स। अभी सब समझाऊंगा, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है। डैमेजेस, रेयर आर्टिकल्स, ऑर्डिनरी, स्पेशल, क्वांटम मेरिट।
ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, पुनिटिव, बुक में तो आपके नहीं है, चलो इग्नोर कर, ऐसे ही समझा दूंगा, लिखो मत। क्या लिखने? नहीं, सब कुछ है, वो एक इसकी बात। चलो कुछ एक्स्ट्रा ही तो है। मेंटली डिस्कम्फर्ट, क्वांटम मेरिट, दो, कुछ और तो नहीं लिखा। कौन से के नीचे जी? एज इट अर्नड, कमाना, अर्न माने कमाना। क्या कह रहे हो? पुनिटिव, पुनिटिव, PUNITIVE, पुनिटिव, पुनिटिव। जिसको पुनिटिव ना लिखना है विंडिक्टिव भी लिख सकते हो। मेंटल डिस्कम्फर्ट, मेंटल डिस्कम्फर्ट लिख लो, आपकी बुक में नहीं है वैसे ही, लेकिन होता है। पुनिटिव, पुनिटिव, लिक्विडेटेड, नॉमिनल और मेंटल डिस्कम्फर्ट। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बाद क्या करना है? एक तो रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, एंड देन क्लेम डैमेज इफ। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, जो हो चुका है उसको वापस, क्लेम डैमेज अगर नुकसान होता है तो ही सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। पहले सारे लिख लो, फिर इनको समझते हैं। ये तो समझ ही चुके हो आप, ठीक है, ये भी समझ ही चुके हो, ये इतना ही है। इन दोनों को, इसको भी अभी यहीं समझा दूंगा। दो बचेंगे, एक लास्ट और एक ये समझने। स्टे ऑर्डर समझते हो ना, कोर्ट में मिलता है जो स्टे। उसका मतलब ये होता है कि उसको खरीदना और बेचना या किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में उसको इन्वॉल्व करना मना है। डिस्प्यूटेड, मेंटल डिस्कम्फर्ट, हाँ ये अलग है, ये अलग है, आप इग्नोर करो इसे। नॉमिनल तक लिख लिया बस, जिसने नहीं लिखा वो मत लिखें, फिर भी बता दूंगा, मैं बता दूंगा, ना भी लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सिलेबस में नहीं, बुक में है ही नहीं, तो लिखना चाहे लिखें, ना लिखना चाहे मत लिखें। नॉमिनल तक लिख लें बस आप। लिख लिया? आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसी बता दूंगा। लिख रखा है तो लिखा रहने दो, नहीं भी लिख रखा तो भी कोई बात नहीं, बता तब भी दूंगा, नहीं भी लिख रखा तब भी बता दूंगा। लिख लिया? नहीं लिखा?
कितना लिखोगे? पुनिटिव। आपकी डिक्टेशन बहुत ही खराब है, इसका मतलब आप स्कूल में डिक्टेशन नहीं होती थी क्या? स्कूल में डिक्टेशन होती थी नहीं होती थी? होती थी। टीचर कुछ बोलता है वो लिखना है, वो वर्ड लिखना है। टीचर कुछ वर्ड बोले वो वर्ड लिखना है इन इंग्लिश। होती थी नहीं होती? होती थी। फिर ये बात तो मैंने 4 बार बोल दी, पुनिटिव। अपने आप ऐसी खराब हो जाएगी मेरी तरह, ये कह रहे हो? नहीं, एक तो लिखने ऐसा है, दूसरा मेरी राइटिंग है भी खराब ही। दोनों ही बातें हैं, एक तो ये खराब। किसमें? हाँ, मैडम की राइटिंग अच्छी होगी ना, मैम की राइटिंग अच्छी होगी। मैं तो अपनी बता नहीं, जैसे मैं उस पर लिखता हूँ, वो जो वैसे वाला बोर्ड होता है ना, उस पर मेरी राइटिंग ठीक आती है, इस पर नहीं। क्योंकि सभी का लिखने का एक तरीका होता है। एक्चुअली में इस टाइप के बोर्ड्स पे जो वर्ड्स को अलग अलग करके लिखते हैं ना, उनकी राइटिंग क्लियर नजर आएगी आपको। मैं वर्ड को अलग अलग करके नहीं लिखता, मैंने एक बार लिखना शुरू किया तो जब तो खत्म नहीं हो जाता मैं उसको उसी के साथ जोड़ता रहता हूँ। चलिए मेरी बात सुनिए, बात नहीं करनी, ध्यान से सुनो। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है, इसलिए इसको सबसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले आसान आसान खत्म कर लेते हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देना है? कैंसिल। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देना है? कैंसिल कर सकते हो। भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, याद है सिंगर वाला एग्जांपल, सिंगर गाना गाने के लिए हायर किया था, उसने गाना गाने के लिए मना कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पापा और सुनार ने सोना देने से मना कर दिया, ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं? खत्म करने का मतलब क्या है? अब किसी पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और तो और जो परफॉर्म हो भी चुका है वो भी वापिस, वो भी रिस्टोर। प्लस अगर किसी पार्टी का कोई नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, और याद रखना डैमेज का सीधा सीधा मतलब पैसे से, मॉनेटरी लॉस। कैसा लॉस? मॉनेटरी लॉस। अगर आपका कोई भी मॉनेटरी लॉस हुआ है देन उसको आप क्लेम कर सकते हो। सर इसका मतलब हम 1 और 2 दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं? बिल्कुल। पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करेंगे, देन डैमेज भी क्लेम करेंगे। अब डैमेज कौन से, बाद में बात करेंगे। नंबर नेक्स्ट, पहले इस पे समझिए, स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? ए ने बी से कहा मैं आपको गाड़ी सेल करूंगा, मैं आपको गाड़ी सेल करूंगा। इसने कहा ठीक है, ओके, डिसाइड हो गया, मान लीजिए कुछ भी अमाउंट, ठीक है, 5 करोड़ मान लो। सर इस बार बड़ी गाड़ी है, हाँ, बिना टायर्स की है ना, देखो। इसने इसको कहा मैं आपको गाड़ी सेल करूंगा, इसने कहा ओके, 5 सीआर गाड़ी है। अब हुआ क्या, इसने पैसे तो दे दिए लेकिन ये गाड़ी सेल करने से क्या कर रहा है? मना। तो बी गया कोर्ट के पास। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, जो पैसे का लेन देन हो रखा है वो वापस कर दो, अगर कुछ नुकसान हो तो पूरा कर दो। कोर्ट ये कह रहा है बी नहीं, मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए। जब ये नहीं चाहिए तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल नहीं कर रहा तो डैमेज भी नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। कोर्ट से इसने क्या अपील की कि सर आप इसको बोलो गाड़ी दे। क्या दे? गाड़ी ही दे। अब याद रखना, आपका काम कोर्ट से सिर्फ अपील करना है, कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आर्टिकल यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा है? रेयर है। रेयर मतलब जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकता है। मान लीजिए ये वैगनार है, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कीजिए। मान लीजिए वैगनार है और ये कह रहा है जज साहब मुझे तो गाड़ी चाहिए। कोर्ट कह रहा है नहीं मिलेगी गाड़ी, चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, जो लेन देन रखा वो लो, कुछ नुकसान हुआ तो बताओ, बात खत्म। ये एक ऐसी गाड़ी है इकलौती जो पानी से चलती है। किससे चलती है? पानी से चलती है। बात समझिए। सर मुझे नहीं पता, मुझे तो क्या चाहिए? रेयर आर्टिकल। कोर्ट पॉसिबिलिटी हाई, कोर्ट कैसा ऑर्डर दे देगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे देगा। पानी से गाड़ी चल सकती है? चल सकती है? क्या कह रहे हो? स्टीम, पानी से गाड़ी चल रही है? चलाना पड़ता, देखा अपने आप नहीं चलती। क्या रे तो ये बात कुछ समझ में आई? अच्छा, एक तो रेयर आर्टिकल के केस में ऐसा होता है। एक और केस लिख लो चाहो तो आप,
एक लैंड के केस में भी ऐसा हो जाता है, जमीन के केस में भी ऐसा होता है, जमीन के केस में भी ऐसा होता है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, कोई जमीन को लेके है और बाद में मना करता है, और कोर्ट को ऐसा लगे, देखिए मैंने पहले कहा ये पूरी तरह से कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको ऐसा फील होना चाहिए, कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ तो हाँ, ठीक है, बात समझ गई, कोर्ट को ऐसा फील होना चाहिए। कई सारी बातें होती हैं, कोर्ट ना ध्यान से समझिए, ये कोई भी लैंड है, एक देखिए जयपुर में बहुत सारी जमीनें हैं, मान लीजिए इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी एक जमीन के टुकड़े को लेकर 100 गज जमीन का टुकड़ा, कोर्ट कह रहा है क्या ये नहीं लेनी, पैसे ले लो, वो ले लो, वो ले लो, कुछ भी ले लो। पता चला ए और बी के बीच में जिस लैंड के टुकड़े को लेकर वाद विवाद चल रहा है उसके साथ इसी कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी है, मान लीजिए वो उसका पुश्तैनी करता, उस सिचुएशन में ये इसके लिए क्या है, बाकी जमीन के टुकड़े से अलग हो जाता है। तो उस सिचुएशन में कोर्ट आपको दे दे, मैंने फिर कहा दे दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको अगर ऐसा फील होता है तो वो ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है। तो रेयर आर्टिकल या लैंड वगैरह केस में जनरली कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे देता है, नहीं तो 90% कोर्ट आप ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देगा, कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर देता नहीं है, ठीक है। खासकर अगर कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस है ना जिसमें कोर्ट को सुपरवाइज करना पड़े, जिसमें कोर्ट को सुपरवाइज करना पड़े, कोर्ट उस सिचुएशन में बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं देता। मान लीजिए आपने मिस्त्री बना लिए, हायर किया है घर बनाने के लिए, ठीक है, उसने आपका घर बना दिया, 4 मंजिल बनाना था, बना दिया, ऊपर वाले फ्लोर पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ऊपर वाले फ्लोर पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, वो कह रहा है सर मैं नहीं कर पा रहा, बस इतना ही कर सकता हूं मैं। आपने कोर्ट में केस कर दिया, सर घर बनाएगा और ये ही बनाएगा, ये अब क्या मतलब, आपको क्या कहते हो, जज साहब मतलब छतरी लेके आके बैठेंगे, हाँ भी बना, ठीक ठीक से, हाँ अंदर ले, थोड़ी सी ईट अंदर कर, सुपरवाइज करे कोर्ट। सिंपल, 2 चीज याद रखेंगे, रेयर आर्टिकल और या कोई लैंड है केस, उसी में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर आता है, अन्यथा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं आएगा। आपने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या कोर्ट माइनर के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकता है? माइनर के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं देता, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 सुनिए जी सौम्या, पॉइंट नंबर 4, शू फॉर इंजंक्शन। शू फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। कैसा ऑर्डर है? स्टे ऑर्डर, STAY, स्टे ऑर्डर, ठीक है, स्टे ऑर्डर। ये क्या होता है स्टे ऑर्डर, इसको मत लिख देना। स्टे ऑर्डर क्या होता है? पार्टी ने एक वादा किया था नेगेटिव, कैसा वादा था? नेगेटिव एक्ट का, ठीक है, रेफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। कैसा प्रॉमिस था? रेफ्रेनिंग, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने आपसे 5 लाख रुपए ले लिए, क्यों? आपके शोरूम के सामने मैं अपना शोरूम रन नहीं करूंगा कभी भी। बात समझ गई? लेकिन पैसे लेने के 6 महीने बाद ही मैंने वहां काम शुरू कर दिया, शोरूम बनाना शुरू कर दिया। आप चाहो तो उस एग्रीमेंट को लेके कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से क्या कहेंगे, सर इसको रोके। भाई आप तो रोक नहीं सकते, लीगली रुकवाओगे। कैसे रुकवाओगे? कोर्ट के पास क्या अपील करोगे? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करेंगे। कौन सा ऑर्डर? स्टे ऑर्डर। सर इसको आप रोके, ये काम नहीं कर सकता। कोर्ट कहेगा क्यों नहीं कर सकता? मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है इसने ऐसा। बात समझ गए? स्टे ऑर्डर। कुछ पूछना है तो बताओ, चले आगे। ठीक है, अब बचे 2, क्वांटम मेरिट और डैमेज। ठीक है, पहले ये पढ़ेंगे, ये तो बस कहने के लिए, इतना भी समझ लिया आपने तो काफी है। एज मच एज इट अर्न, जितना कमाया उसके अकॉर्डिंग तो पैसे देने पड़ेंगे, बस उसकी कुछ कंडीशंस है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाओ, डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज। कैसा डैमेज? ऑर्डिनरी डैमेज। याद रखना, डायरेक्ट लॉस, नॉट फॉर रिमोट लॉस। अब ये क्या होता है सर? रिमोट क्या है? रिमोट बोले तो इनडायरेक्ट, सर तो इनडायरेक्ट ही लिख देते। अब रिमोट लिखा है लो में तो इसलिए रिमोट लिख दिया मैंने। एक ऐसा डैमेज जो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, डायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना होने की वजह से, जो अभी अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, फादर और सन, वो फादर और गोल्डस्मिथ वाला, वो डिस्प्यूट हो रहा था उनके बीच में, वो सोना देने से मना कर रहा था, फिर हम प्राइस का और उसका डिफरेंस निकाल रहे थे। सिंपल उसी तरह से
डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना होने की वजह से जो आपका लॉस आ रहा है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेज। सर ये क्या है, देखिए इसको समझिए, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, इसको समझना वो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लिखने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो खाली। ये ए है और ये बी है, ध्यान से सुनना। ये क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। इसको एक ऑर्डर मिला है, इसको क्या मिला है, किसी मिस्टर एक्स से एक ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला है, मान लीजिए कपड़े बनाता है ना, तो इसको ना एक यूनिफॉर्म का ऑर्डर मिला है कि भाई आप ना हमारे जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं उनके लिए क्या बनाइए, यूनिफॉर्म बनाइए, और हमको ना इन सबको दिवाली से जस्ट एक दिन पहले, दिवाली से जस्ट एक दिन पहले ये सारी यूनिफॉर्म देनी है। इसने कहा ठीक है। अच्छा, यानी कि ड्यू डेट आने में ना अभी 10 दिन बाकी है, कितने दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है। ऑर्डर काफी बड़ा है, पूरी बात सुनने की कोशिश करना। अगर ये ऑर्डर पूरा हो जाता है ना, अगर ये ऑर्डर पूरा हो जाता है, इफ एग्जीक्यूटेड, अगर ये ऑर्डर पूरा हो जाता है तो ए को ना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट होगा, समझ लो 5 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। यानी कि ए को एक ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर को पूरा होने पर उसको कितना प्रॉफिट होना है, 5 लाख रुपए प्रॉफिट होना है। सर ऑर्डर क्या है, इसको कुछ यूनिफॉर्म्स है, क्वांटिटी बल्क में, वो तैयार करनी है, टाइम कितना है, 10 दिन तैयार करनी है, टाइम कितना है, 10 दिन। चलिए काम शुरू, काम शुरू हो गया। लेकिन अभी 2 ही दिन हुए थे, एक्स की ना मशीन खराब हो गई, एक्स की क्या हो गई, मशीन खराब हो गई, टूट गई, कुछ भी हो गया। एक्स ने फट से बी को बुलाया, जो कि इसको क्या करने वाला है, रिपेयर, जो कि इसको क्या करेगा, रिपेयर करेगा। बात ध्यान से सुनना, ए ने बी को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे ना मशीन खराब हो गई है और मुझे एक ऑर्डर पूरा करना है, ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी क्या करो, ठीक करो। कितने दिन में ठीक हो जाएगी, ये कह रहा है टेंशन नहीं लेने का, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। कितने दिन में ठीक हो जाएगी, रिपेयर कितने दिन में हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी। तो इसके और इसके बीच में एक एग्रीमेंट बन गया, ये सो क्या करेगा, ये सर्विस देगा, ये इसको ठीक करने के पैसे देगा। इसने कहा 2 दिन में ठीक हो जाएगा, एक पार्ट डैमेज हो गया, पार्ट मंगाना पड़ेगा, बस पार्ट रिप्लेस कर देंगे, ठीक। ये कह रहा कितना दिन लगेगा, कह रहा मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे। ये कह रहा ठीक है, ओके। लेकिन ये 2 नहीं, कितने दिन लग गए, पार्ट को आने में 5 दिन लग गए। पार्ट को आने में कितने दिन लग गए, 5 दिन लग गए। 2 तो जा चुके थे, 5 और चले गए, 7। अब बचे दिन कितने, 3। इसने पूरी कोशिश की लास्ट मोमेंट पे, इसने बहुत कोशिश की लास्ट मोमेंट तक, लेकिन ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल। इसने बी के ऊपर केस कर दिया, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे जो लूंगा वो तो लूंगा ही, ये भी तुम ही दोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से ऑर्डर पूरा नहीं हुआ। ऑर्डर पूरा होने की वजह से मैं प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाया, और जो मेरा 5 लाख का प्रॉफिट है ये भी मैं किससे लूंगा, तुमसे लूंगा। मिलेगा या नहीं, ये सवाल है, ये क्या है, सवाल है। बात समझ गए। अब जरा इसको एनालाइज समझो। आपके और इसके बीच में क्या एग्रीमेंट है, इसकी सर्विस में डिफॉल्ट है, हाँ डिले है, हाँ डिले है। कितना डिले है, 3 दिन का डिले। कितना डिले, 3 दिन का। तो 3 दिन का जो डिले हुआ है इसकी वजह से, 3 दिन का डिले, लो कह रहा है पहले तो आप इसको इग्नोर करो, इसको तो क्या करो आप, इग्नोर। पहले हम आप दोनों के बीच का मसला सुलझाते हैं। कितने दिन का डिले है, 3 दिन का। ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 दिन में आपकी फैक्ट्री जो चलती है, ऑन एन एवरेज मान लीजिए कितना प्रॉफिट अर्न कर लेती है, 50,000 3 दिन में। 3 दिन में कितना प्रॉफिट अर्न करती, कोर्ट ने एवरेज निकाली, कितना प्रॉफिट अर्न करती। इस ऑर्डर को छोड़ो, हम इसको नहीं देख रहे। 3 दिन का डिले है, इसके डिले की वजह से आपका अप्रोक्सीमेटली कितना नुकसान हो गया, 50,000। 50,000 दिला देंगे, 50,000 दिला देंगे। लेकिन इसके टाइम पे पूरा ना करने की वजह से आपका कोई और ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया, और उस और ऑर्डर में जो प्रॉफिट आना था वो प्रॉफिट नहीं आ पाया। इट इज इनडायरेक्ट लॉस, इट इज इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस क्या है, आप दोनों के बीच में सर्विस एग्रीमेंट था, सर्विस एग्रीमेंट की वजह से, डिफॉल्ट इन सर्विस की वजह से जो लॉस हुआ है, आप वो क्लेम करो। डिफॉल्ट इन सर्विस की वजह से और कहीं कहां कहां क्या क्या हुआ है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये डायरेक्ट लॉस, आपके डिले की वजह से नुकसान हो गया, मेरा 3 दिन मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी रही। लेकिन इससे
कि आपको क्या करना था और वहां से क्या आना था, अपने इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये ऑर्डर होता बड़ा और इससे आने होते 50 करोड़ रुपए, और जो आपने पार्ट ठीक कराया ये पार्ट है 2 लाख रुपए का, ये बेचारा क्या ये देगा? क्या इसकी गलती है? आपने क्या ऑर्डर ले रखा, वहां से क्या प्रॉफिट आ रहा है, इसको इस बारे में कोई ना नॉलेज है, ना इन्फॉर्मेशन है, ना इसको कोई रिक्वायरमेंट है। इसको क्या पता है, मुझे सर्विस देनी है, पैसे मिलेंगे, सर्विस में कमी निकली तो नुकसान देना पड़ेगा, इसने पैसे नहीं दिए तो मैं इसके ऊपर केस कर दूंगा। भाई मैंने सर्विस नहीं दी तो ये कर देगा, और इसने पैसे नहीं दिए तो मैं कर दूंगा। पीछे क्या हो रहा है अपने को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। बात समझ गए? इतनी सी कहानी है। तो ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, ये सिर्फ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? डायरेक्ट लॉस, मेरे डिफॉल्ट की वजह से जो नुकसान हुआ है, तुम्हारा क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, जो हुआ। बात समझ गए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पूछो सवाल सवाल। ऑन एन एवरेज रीजनेबल देना पड़ता। अब ऐसा भी नहीं हो सकता बेचारा, समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट की वो भी देखिए आप, वो क्या है 2 लाख रुपए, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ही 200 रुपए का, उससे आप 200 रुपए कॉन्ट्रैक्टर उससे कहो जी मेरा तो 50 लाख का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं क्लेम कर सकते। रीजनेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसाइड तो है नहीं, तो कोर्ट रीजनेबल देगा। कोर्ट कहेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वर्थ ही 500 रुपए, 500 रुपए वाले वर्थ में 50 लाख का डैमेज थोड़ी ना मिलेगा। भाई कुछ मैंने तो क्या कहा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम 500 करोड़ है, इसमें उसकी गलती? भाई आपने किससे क्या ऑर्डर पिक कर रखा है, क्या ले रखा है, अपने को तो नहीं पता ना। भाई आप एक बात बताओ, आपका टीवी खराब हो गया, ठीक है, आप ऐसे समझाने के लिए, आपका टीवी खराब हो गया, आप ना जो टीवी पे क्विज वाले वो नहीं आते सीरियल्स, सवाल दो जवाब है ना फोन पे, आपका टीवी खराब हो गया अचानक से, आपने टीवी ठीक कराने वाले बुलाया और उसने क्या कर दिया, आपका टीवी तो ठीक कर दिया, टीवी ठीक कर दिया, लेकिन ठीक करने में 2 दिन का डिले हो गया। आपने कहा तेरी वजह से मैं फ्राइडे वाले शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, अगर मैं पार्टिसिपेट करती तो मेरी पूरी तैयारी थी, मैं 5 करोड़ रुपए जीतती ही जीतती, तू दे देगा? वो कह रहा जी मेरा और आपसे क्या लेना है, मैंने आपका टीवी ठीक किया है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं जिम्मेदार हूं। अब टीवी ठीक टाइम पे ना हो पाने की वजह से और कहीं क्या हुआ है, देखो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। हाँ जी, जी नहीं, इनका कॉन्ट्रैक्ट कितना है? अब 2 लाख वाले कॉन्ट्रैक्ट में 150 करोड़ के डैमेज के ऑर्डर नहीं आते। कॉन्ट्रैक्ट की खुद की हैसियत कितनी है? ऑर्डर 150 करोड़ रुपए का, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। रीजनेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा रीजनेबल होता है। और रीजनेबल ऑब्वियसली आप बात सोचो, क्या आप टीवी ठीक कराने वाले, टीवी की कीमत 10,000 रुपए, क्या आप टीवी ठीक कराने वाले से 10,000 रुपए के एवरेज में क्या 2 लाख रुपए क्लेम ले सकते हो? टीवी की टोटल कॉस्ट ही, कई बार आप देखते हो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया बुरा, बात समझिए, आपने क्या कहा, भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो क्या दे दो आप, गाड़ी सारे डैमेज हो गई है और मेरा नुकसान हो गया है, मैं तो गाड़ी को रिपेयर कराऊंगा, मैं तो गाड़ी को क्या करा रहा हूँ, रिपेयर कराऊं। गाड़ी थी 5 लाख रुपए की, कितने की? 5 लाख रुपए की। आपने गाड़ी को ठीक कराया, बढ़िया से चमकवा लिया, और उसमें ठीक कराने में आपने पता नहीं क्या क्या करवा दिया, उसमें कॉस्ट आ गई 10 लाख रुपए, मान लो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपए देगी, वो कहेगी नहीं भाई हमने तो 5 लाख का, आपकी टोटल आईडी भी है, इंश्योरेंस की डिक्लेयर्ड वैल्यू 5 लाख है, हम तो 5 लाख रुपए दे देंगे, गाड़ी हमारी, हम तो इसको माचिस तेल पेट्रोल गियर के इसमें क्या लगाएंगे, आग लगाएंगे, आपको क्या दे रहे हैं हम, आपका 5 लाख रुपए, क्योंकि हमारी नजर में गाड़ी की मैक्सिमम कॉस्ट ही कितनी है, 5 लाख, तो जब कॉस्ट ही 5 लाख है तो हम 10 लाख क्यों बियर करेंगे, समझिए। तो ऐसे होता है, इस तरह से, ठीक है, रीजनेबल। चले आगे, ठीक है जी, ये था आपका ऑर्डिनरी डैमेज और डायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट का मतलब समझ गए, इसको आप समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, आपके एग्जाम में आपको जल्दी क्लिक कर जाएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिर्फ एग्जाम में लिख समझने के लिए लिख मत देना, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप पकड़ पाओ। आपका किस चीज का लॉस हुआ है, प्रॉफिट का, आप प्रॉफिट का लॉस किसी और से क्लेम नहीं कर सकते, बात समझ गए, इतनी सी बात। नेक्स्ट, स्पेशल डैमेज। कैसा डैमेज? इसमें याद रखना कुछ बातें हैं, एक
स्पेशल सर्कमस्टांसेस, दूसरा स्पेशल लॉस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस नोटिस। एडवांस नोटिस कैसा नोटिस? अभी अभी जो मैंने मना किया ना कि ये क्लेम नहीं कर सकते, ये क्लेम नहीं कर सकते ना, ये क्लेम कर भी सकते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट है, ये क्लेम कर भी सकते हैं अगर कोई खास परिस्थिति है, आपका खास तरह का लॉस है, ठीक। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन एडवांस नोटिस, आपने सामने वाले को पहले ही बता दिया हो। सामने वाले को क्या बता दिया हो? पहले ही बता दिया हो। तो एक बात सुनो, मेरा चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर, मुझे वो हर हालत में पूरा करना ही करना है, मेरे पास बिल्कुल भी एक्सेस टाइम नहीं है। 2 दिन का मतलब 2 दिन, अगर 2 दिन में ठीक नहीं हुआ ना तो वो जो ऑर्डर पूरा नहीं होगा, याद रखना, पहले सुन लेना, कॉन्टैक्ट करने से पहले, अगर 2 दिन के अंदर मशीन मेरी रिपेयर नहीं हुई और वो मेरा ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो वहां से मेरा जो भी नुकसान होगा ना, सब कौन भरेगा? तुम भरोगे। पहले ही हमने क्या बता दिया उसको? सारी बात बता दी। और उसके बाद भी वो एग्री करता है, उसके बाद भी वो क्या कहता है? भाई वो तो खुद ही कह रहा है कि ठीक है मैं आपका सारा लॉस इवन वो भी भरूंगा, तो भर, ठीक है। लेकिन खुद सोचो, क्या कोई, खुद सोचो, जब आप किसी सर्विस दोगे तो क्या कोई आपका इस तरह का नोटिस रिसीव करके आपके साथ एग्रीमेंट करेगा? ठीक है मैं आपका ऑर्डर ले लेता हूं 2 लाख रुपए में, नहीं हुआ तो मेरे ऊपर 20 करोड़ की लायबिलिटी भी आ सकती है। वो कहेगा मैं नहीं करता, अपना जो जल्दी करता है उससे ठीक। आपने टीवी वाले टेलीविजन वाले को बोल दिया मुझे नहीं पता, 20 मिनट में ठीक कर सकता है तो कर, अगर 20 मिनट में ठीक नहीं हुआ ना तो 2 लाख रुपए ले लूंगा। वो कह रहा आप 15 मिनट वाले से ठीक करा लो, अपन तो 2 दिन में ठीक कर पाते हैं है ना। तो कहने का मतलब है एडवांस नोटिस सामने वाले की नोटिस में होनी चाहिए। लेकिन इस वर्ड का मतलब ही क्या है? इस वर्ड का मतलब मैक्सिमम ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को एक हैवी लॉस दिखाओगे कि पहले ही बता रहा हूं ये ले लूंगा, वो पहले ही मना कर दिया, कह रहा नहीं करना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो मानता है, मर्जी है उसकी, तो ठीक है, वो कहता है हाँ हाँ कर देंगे, ठीक है, तो फिर या तो कर देना, नहीं तो तैयार रहना, ठीक है। तो नॉर्मली जनरल रूल आप सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम कर सकते हो। स्पेशल डैमेज सिर्फ स्पेशल परिस्थितियों में, स्पेशल लॉस, और इंपॉर्टेंट बात, आपने पार्टी को पहले ही एडवांस नोटिस दे दिया हो कि ऐसा हो गया तो उसका जिम्मेदार आप हो गए, ठीक है। बात समझ गए? चले आगे। तीसरा है जो आपको 4 बार में समझ में आया, पुनिटिव, विंडिक्टिव, 2 ही लिख देता हूं, एक एग्जाम्पलरी भी इसका नाम होता है, 3 नाम होते हैं इसके, ठीक है। पुनिटिव, विंडिक्टिव, एग्जाम्पलरी। अब इसका मतलब क्या होता है, याद रखना एक बात, हमेशा डैमेज का पर्पस क्या होता है? डैमेज का पर्पस होता है कंपनसेटरी इन नेचर। कंपनसेटरी इन मतलब क्या होता है? आपका जो भी पैसे वाला नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान को हम क्या कराएंगे? पूरा कराएंगे। ध्यान से सुनना, जब भी कोर्ट डैमेज का ऑर्डर देता है ना, डैमेज का ऑर्डर देने का पर्पस क्या होता है? कोर्ट चाहता है कि एक ने जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसकी वजह से जो दूसरे का नुकसान हुआ है, उस नुकसान को क्या कर दिया जाए? पूरा कर दिया जाए, ठीक है। कोर्ट का डैमेज का पर्पस ये होता है। लेकिन इकलौता ऐसा डैमेज जिसमें कोर्ट जब ऑर्डर देता है ना, तो वो ये सोच के नहीं देता कि इसका नुकसान को क्या कराना है? पूरा कराना है। नुकसान को पूरा नहीं कराना, बल्कि सामने वाले को क्या करना है? पनिश करना है। सामने वाले को क्या करना है? पनिश करना है। यानी कि इस बार ऑर्डर का जो अमाउंट होगा वो आपके लॉस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोर्ट के जज के ऊपर। वो जितना आपको पनिश करना चाहे, जितना आपको पनिश करना चाहे। ऐसा 2 टाइप्स के केस में वो देते हैं ऑर्डर, जब आपने इन दोनों में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। दूसरा डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंकर और वो भी अनरीजनेबल।
पहला, शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया? शादी तय हो गई थी, आप टाइम पे पहुंचे ही नहीं, आप टाइम पे पहुंचे नहीं, बारात चली गई, खाना वाना सब खा लिया, दूल्हा आया नहीं आप कह रहे मैं क्या करता, नहीं आया तो नहीं आया, क्या ट्रैफिक था, क्या था, और फालतू नहीं बोलने का, जो तुम्हारा लगा है वो वापिस, वो जो तुम्हारा खर्चा है ना, ये जो तुमने डेकोरेशन ये खाना वाना किया, चेक बुक लेके आया, वो कह रहा बताओ कितना हुआ है, कोर्ट कह रहा रुक जा हम बताते चेक कितना बना, इनका खर्चा हुआ है 20 लाख, इनका खर्चा हुआ है 20 लाख, तो चेक बना 20 करोड़ रुपए का, जो दोबारा अपनी छोड़ दूसरे की शादी में भी टाइम पे पहुंचेगा अब से, है ना, अपनी में तो एक दिन पहले ही पहुंच जाएगा, अब तो दूसरे की में भी तो टाइम पे ही जाएगा। कोर्ट का पर्पस खर्चा पूरा कराना नहीं है, खर्चा पूरा कराना नहीं है, अब वो पनिश करना है ताकि अब दोबारा ऐसी हरकत ना करे। नंबर 2, डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ, बैंक ने आपका चेक बाउंस कर दिया, बैंक ने आपका चेक बाउंस कर दिया, और वो भी बेवजह, आपके अकाउंट में फंड भी था, चेक में भी कोई समस्या नहीं थी, चेक प्रॉपरली प्रेजेंटेड चेक था, फंड भी था, सिग्नेचर साइन सैम जो भी कुछ था सब कुछ था, उसके बावजूद आपका चेक बाउंस कर दिया बैंक ने। अब बैंकर को मिलेगी सजा, यानी कि उस बैंक को मिलेगी सजा, और सजा क्या होगी? पनिशमेंट के रूप में डैमेज का ऑर्डर। याद रखना, एक कहानी समझने की कोशिश करना, चेक का अमाउंट जितना छोटा होगा ना, डैमेज का अमाउंट कंपैरेटिवली उतना ही बड़ा होगा। दोबारा सुनो, चेक का अमाउंट जितना छोटा होगा ना, डैमेज का अमाउंट उतना ही बड़ा होगा। अगर किसी, पहली बात तो ये बिजनेसमैन के लिए होता है, किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए होता है। मान लीजिए मेरा चेक बाउंस कर दिया बैंक ने, कोई बात कर दिया, गरीब आदमी को चेक बाउंस हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ जी मेरे अकाउंट में तो पैसे भी थे, 500 रुपए का तो चेक था, फिर भी आपने बाउंस कर दिया। खैर जो भी कोर्ट कह रहा है कोई बात नहीं, आपके बाउंसिंग चार्ज लगे होंगे 300-400 रुपए, वो मिला मिलूगा, अच्छा एक काम करो, उसको 2-3 हज़ार रुपए दे दो, ठीक है, कोर्ट मुझे 2-3 हज़ार रुपए दिला देगा। लेकिन यही 500 रुपए का चेक अगर मुकेश अंबानी का बाउंस हो गया ना, एक तो मुकेश अंबानी का, ऊपर से 500 रुपए का, अगर उसका ये चेक 500 रुपए बाउंस हो गया, तो कोर्ट अगर 5 करोड़ का भी डैमेज का ऑर्डर दे दे तो भी कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि न्यूज में तो यही आता रहेगा, मुकेश अंबानी का चेक बाउंस। लगता है मुकेश अंबानी दिवालिया हो गए। क्या आप मुकेश अंबानी इतने भी नहीं रहे कि 500 रुपए की लायबिलिटी पे कर पाए? हो क्या रहा है? क्या मुकेश अंबानी के दिन खराब आ गए, देश की अर्थव्यवस्था खतरे, न्यूज वाले समझते हो, गुडविल की क्या कर देंगे, सिटी बजा देंगे, है ना, उस सिचुएशन में, ताकि आप ऐसी गलती ना करो। इसलिए बैंक जब भी कोई चेक आता है ना किसी बिजनेस अकाउंट का, उसको 4 बार वेरीफाई करता है, उसको 4 बार वेरीफाई करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए चेक का अमाउंट, मान लो सिर्फ समझने के लिए, चेक का अमाउंट ही 100 करोड़ रुपए, 500 करोड़, कुछ भी बड़ा अमाउंट है, उसको कह सकते हैं कि बैंक उसमें कह सकता है सर हमने क्लाइंट को कंफर्म करने की कोशिश की लेकिन उसको कॉल नहीं लग पाया, इसलिए हमने चेक को होल्ड पे रख रखा है। यहां समझ में आती है। अब 5,000 रुपए का चेक भी आप कंफर्म नहीं कर पाए या होल्ड करके बैठे हो, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कंसिडर करता है? एक, पहली बात, क्या बैंक की गलती है? क्या बैंक की गलती है? अगर है, चेक में सब कुछ ओके था, बैंक की गलती है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है चेक का अमाउंट क्या, चेक का अमाउंट क्या। वो 500 करोड़ के चेक को ये कह सकते हैं सर सेफ्टी पर्पज के लिए हमने ये डिसाइड किया कि जब तक हम पर्सनली क्लाइंट से कंफर्म ना कर ले चेक आपने इशू किया है, हमने इसको क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। हमने इसको क्या कर लिया, चेक का अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा था, या हम बैंक के पास क्या होता है, एक सफिशिएंट फंड होता है। बैंक के पास क्या होता है, एक फंड होता है। बैंक ने कहा जी हमारे पास अभी इतना कैश नहीं था जितना चाह रहे थे, उसको क्या करना पड़ता है, अरेंज, तो इसलिए चेक होल्ड गया। समझ में आता है? अब 5,000 रुपए नहीं थे, सजा रेडी, ठीक है, बात समझ गए? कुछ पूछना है तो बताओ। नेक्स्ट, नॉमिनल। सजा का मतलब वो वाली जेल वाली सजा नहीं, पनिशमेंट, पैसे वाला पनिशमेंट। यहां सिर्फ हम पैसे की बात कर रहे हैं, सिर्फ पैसा। नो एक्चुअल लॉस, नो एक्चुअल लॉस। यहां पे एक्चुअल कोई आपका लॉस नहीं हुआ है, या आप कह सकते हो एक नॉमिनल लॉस, दो में से एक। बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ नॉमिनल क्या होता है? इसमें ना आपका नाम मात्र का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? नाम मात्र का, या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट जरूर टूटा है, कॉन्ट्रैक्ट जरूर टूटा है। कल किसी ने पूछा था कि सर गोल्ड स्मिथ वाला एग्जांपल, सोने का रेट में कोई बदलाव नहीं आया, सोने के रेट में
कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन सोनार कह रहा है भाई फिर भी चाहे कुछ भी हो मुझे परफॉर्म नहीं करना, मुझे परफॉर्म नहीं करना, मैं सोना नहीं दूंगा। तो देखा जाए तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, लेकिन सोने के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, या बड़ा रीजनेबल सा बदलाव हुआ 10, 15, 20, 50, 100 रुपए का, तो बड़ा छोटा सा लॉस है या ऑलमोस्ट लॉस नहीं है। तो ये कह रहा है, देखिए इसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेज, इसको बोलते हैं क्या, नाम मात्र का, नाम मात्र का। क्या आप केस फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, आप केस फाइल कर सकते हो। सर कोर्ट डैमेज का ऑर्डर देगा? बिल्कुल। कितना? जितना लॉस हुआ है उतना। सर लॉस तो 100 रुपए का हुआ है, 100 रुपए का ऑर्डर मिलेगा। जितने का लॉस हुआ है उतने का ऑर्डर। सर 100 रुपए के लिए हम कोर्ट क्यों जाएंगे? तो उसने कौन सा बुलाया आपको? वो तो कह रहा है अगर आना है तो आपके पास राइट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास आना है तो आ जाओ। सर मिलेगा क्या? जो लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ वही मिलेगा। ठीक है, पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछो। शाबाश, लिख लिया? कुछ पूछना है? हाँ तो लिखो, खत्म। आगे अब लिक्विडेटेड बताऊंगा, वो अभी आएगा नेक्स्ट पेज बता दूंगा, इस पर तो लिखने की जगह बची। सिर्फ इन्हीं दो सिचुएशंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच किया या बैंकर ने चेक बाउंस कर दिया, और ये वाला पॉइंट बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ठीक है। सारी सिचुएशंस बतानी पड़ेगी, वो सारा लॉस बताना पड़ेगा, सब कुछ पहले ही डिस्क्लोज करना कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक ऑर्डर रिसीव हुआ है मुझे, और ये मुझे इस तारीख तक खत्म करना है, और उसके लिए देख मुझे ना एक दिन में हम इतनी प्रोडक्शन करते हैं और इसके लिए मुझे इतने दिन चाहिए ही चाहिए, तो मशीन 2 दिन में ठीक करनी ही पड़ेगी, नहीं तो जो भी नुकसान होगा तो तुम्हें भरना पड़ेगा। सब कुछ पहले ही डिस्क्लोज कर देंगे, पूरी सिचुएशन उसको। अमाउंट फिक्स, डैमेज में किसी में अमाउंट फिक्स नहीं। डैमेज का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, डैमेज का अमाउंट कुछ भी हो सकता है। मैं आपको केस सुनाता हूँ, एक CS इंटर में ने केस आया था मेरे एग्जाम में। केस सुनिए, एक बंदा इंटरव्यू के लिए जा रहा था। एक बंदा कहाँ जा रहा था? इंटरव्यू के लिए जा रहा था बेचारा। मान लीजिए CA बन गया, मान लो आप हो मान लो, मानने में क्या जाता है, मानने में तो बन ही सकते हैं। मान लो आप CA बन गए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बड़ी मुश्किल 5-6 महीने, किस्मत खराब, जॉब वॉब का कुछ अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही थी, जैसी आप चाह रहे थे ऐसी नहीं आ रही थी, लेकिन आज आपके हाथ एक अपॉर्चुनिटी आई है। इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, बस में बैठ गए, बस में बैठ गए, जा रहे हो। जैसे ही उठे ना, वो बस में ना सीट में ना ऐसे कील निकली हुई थी, ऐसे ना कील निकली हुई थी। जैसे आप उठे ना, आप तो उठ गए, शर्ट वहीं रह गई शर्ट पीछे ही, भाई आप तो आ गए लेकिन शर्ट तो उसी में रह गई आपकी, ठीक है। तो सवाल यह था कि आपकी शर्ट की कॉस्ट थी 2000 रुपए, आपकी शर्ट की कॉस्ट थी 2000 रुपए, नुकसान तो हो गया। एक, क्या आप केस फाइल कर सकते हो? नंबर 2, किस पे? नंबर 3, कितना? क्या केस फाइल कर सकते हैं? अगर हां तो किस पे? नंबर 3, कितने का? पहले बताओ, केस फाइल कर सकते हैं? सवाल तो ये है, क्या कील पे केस फाइल कर देंगे? केल किस पे फाइल करेंगे ये बताओ? बस के मालिक पे, ठीक है, जिसकी बस है। देखा, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, बस तो सरकार की है, सरकार पे केस फाइल कर देंगे, ठीक है, मान लिया। अच्छा, जो केस फाइल करेंगे बोलेंगे क्या? शर्ट फट गई, ऐसे बोलेंगे? डिफॉल्ट इन सर्विस। किस चीज का केस? डिफॉल्ट इन। भाई हमने बस में एंटर किया, मैंने पहले का आपसे कहा था, वो आप उसको पैसे दोगे और वो आपको सर्विस, क्या वो सर्विस दे पाया? नहीं दे पाया। डिफॉल्ट इन सर्विस का केस, डिफॉल्ट इन सर्विस का केस। कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, डिफॉल्ट इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन गया, डिफॉल्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूट भी गया, हमें यही पता चल गया बस वाले पे केस करना है। अब बचा कितना? अब बचा ये कि कितने का केस फाइल करेंगे कितने का करोगे? 2000। उस सिचुएशन में बंदे ने केस किया था, ये एक केस था, है ना, उसने केस किया था 10 लाख रुपए का। केस कितने किया था? 10 लाख रुपए। कोर्ट कह रहा 10 लाख रुपए, जितना नुकसान हुआ है उतने का ही आप केस फाइल कर सकते हो। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर कुछ 1.5-2 लाख रुपए दिए थे उस वाले केस में। चार्जेस क्या थे? शर्ट फट गई, सर 2000 रुपए का शर्ट थी, चलिए वो तो रीजनेबल है, थोड़ा सा नॉमिनल सही है, इग्नोर। तो 2000 रुपए की शर्ट थी, प्लस इनकी वजह से मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया। अब मुझे शर्ट चेंज करने के लिए दोबारा घर जाना पड़ा, तो मैं इंटरव्यू में डिले हो गया, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया। एंड नंबर 3, शर्ट फटी,
बस के अंदर 40 लोग थे, 40 लोग हंसे, मान हानि का केस। शर्ट फट गई, 40 लोग हंसे, मान हानि का केस। ये शर्ट उस बंदे की थी जो एक आम आदमी था, उसने 10 लाख दिए। अगर ये मुकेश होता ना अपना, गलती से ही सही, अगर ये मुकेश होता तो 10,000 करोड़ भी डाल देता। अपना अपना मान है। समझो आप, किसी ने मुकेश अंबानी शर्ट पड़ी, वीडियो क्लिप बना के अपलोड, न्यूज चैनल वाले, देश का बंटाधार, उद्योगपति, देश के सबसे बड़े उद्योगपति शर्टलेस पाए गए। बात समझ गए हो? तो डैमेज ऑफ अमाउंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड आपने चार्जेस क्या लगाए। चलिए चले आगे। ये उसी चार्ट में कंटिन्यू करना है आपको। एक बचा है ना लिक्विडेटेड, ठीक है, इसको आप ये लिख दीजिए, amount of damage fixed by party at the time of entering into यहां पे जो डैमेज का अमाउंट है ना, पार्टी ने खुद ही डिसाइड कर लिया था पहले ही। खुद ही क्या डिसाइड कर लिया था? पहले ही फिक्स है, ठीक है, पहले ही डिसाइड कर लिया था। मैं आपसे अपनी बाइक ठीक करा रहा हूं, लेकिन अगर बाइक ठीक नहीं हो पाई ना, मान लीजिए आपने कहा 4 दिन में ठीक कर दूंगा, अगर बाइक ठीक नहीं हो पाई तो आपको 5,000 रुपीज डैमेज पे करना। तो अपने डैमेज का अमाउंट पहले से ही खुद ही डिसाइड कर लिया है पार्टी ने। तो पार्टी ने खुद ही डिसाइड कर लिया है, उसको बोलते हैं कैसा डैमेज? लिक्विडेटेड डैमेज। कैसा डैमेज? लिक्विडेटेड डैमेज। हाँ जी बताएं। बस खत्म, इतना ही है, खत्म। फिर इसके बाद आती है पेनल्टी। एक जैसे जैसे से होते हैं। बस पेनल्टी क्या होती है? किसी भी प्रोविजन को ज्यादा सख्त बनाने के लिए, देखिए जो डैमेज होता है ना, फर्क समझने की कोशिश करना आप। डैमेज का मतलब क्या होता है? जो आपका नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान को पूरा कराना। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा कराना। लेकिन जब हम कोई अमाउंट फिक्स करते हैं या पेनल्टी जब हम ऐड करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? हम ये चाहते हैं, हमें आपसे डैमेज लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये काम पूरा करें, और अगर आप पूरा नहीं कर पाओ तो आपके ऊपर ना एक प्रेशर क्रिएट करना है। आपके ऊपर क्या करना है? एक प्रेशर क्रिएट करना है। इसलिए हम ना पहले से एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं बड़ा। भाई देखिए सीधी सी बात है, मेरे और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए मैंने ब्रीच कर दिया, उसका रास्ता कोर्ट जाओ, कोर्ट में प्रूव करो, आप ये प्रूव करोगे इतना नुकसान उतना मिलेगा। उससे बेटर सिचुएशन को टाइट करने के लिए हमने पहले डिसाइड कर लिया, जिसने भी डिफॉल्ट किया ना उसको 1 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। हमारा पर्पस क्या है? डिफॉल्ट ना। डिफॉल्ट ऐसा कोई नहीं है मैं कोर्ट में जाऊंगा प्रूव करूंगा 5,000 तो मिलेंगे, 5,000, 10,000 तो 1 लाख। मैंने डिफॉल्ट किया तो मेरे लिए भी 1 लाख, आपने डिफॉल्ट किया तो आपके लिए भी 1 लाख। तो पहले हमारा जो अमाउंट जो हमने फिक्स किया है उसकी वजह क्या है? ताकि डिफॉल्ट की नौबत ना आए, और आए तो प्रेशर रहे एक अमाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे पर डैमेज से पर्पस नहीं है, क्योंकि डैमेज तो क्या होता है? जितना लॉस हुआ है उतना। यहाँ पे जितना लॉस हुआ है उतने से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या है? एक एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है, ताकि आप परफॉर्म करने पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। बात समझिए, खत्म। आ जाओ अब थोड़ी सी बुक भी पढ़ लेते हैं। अकाउंट्स आ गया, बताओ। बात समझ गए? डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन और क्वांटम मेरिट। डैमेज कितने टाइप का? ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल और जिसको पहले से फिक्स कर दिया। बात समझ गए? लिक्विडेटेड और पेनल्टी, ठीक है। जब अमाउंट और ज्यादा हैवी करना हो तो उसको पेनल्टी के लिए यूज किया जाता है,
जैसे कि आप समझ सकते हो, मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बात बताता हूँ। जैसे स्कूल में कई बार क्या होती है, स्कूल में ऐसा होता है कि भैया टाइम पे फीस पे कर देना, फीस पे करने की लास्ट डेट है 10 तारीख। अगर आपने 10 तारीख तक फीस पे नहीं की तो आपको क्या लगेगा, लेट फीस चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, लेट फीस चार्ज लगेगा, जो कि 200 रुपये पर डे होगा, या कुछ भी ऐसा पर डे नहीं होता, वो ऐसा होता है कि 10, मान लीजिए आपकी फीस है 5000, तो उन्होंने कहा आपके ऊपर अगर आपने 10 तारीख तक जमा नहीं की तो आपके ऊपर लेट फीस चार्ज लग जाएगा 1000 रुपीज। कितना, यानी कि अब आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब किसी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपये तो देने हैं, 10 तारीख तो निकल ही गई, एक काम करता हूँ अब तो अगली 10 को दे देंगे, 1000 रुपये तो तब भी देने तब भी देने। और प्रोविजन को सुप्रेस करने के लिए अगर 10 तारीख तक फीस नहीं पे की तो 1000 रुपये डैमेज के साथ, यानी कि एक्स्ट्रा फीस के साथ आपको पे करनी पड़ेगी। प्लस अगर डिफॉल्ट चलता रहा 500 रुपये पर डे के हिसाब से और पे करना पड़ेगा। ऐसा आप पढ़ेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप कंपनी लो पढ़ोगे ना, तो वहां पे आरओसी क्या कहता है, आरओसी को सारे फॉर्म्स फाइल जाते हैं, वो क्या कहता है, एक फॉर्म को फाइल करने की तारीख मान लीजिए तारीख है 30 सितंबर, तारीख है 30 सितंबर। उसने कहा अगर फॉर्म 30 सितंबर तक फाइल नहीं हुआ ना, फॉर्म फाइल होता है तो फीस जाती है, फॉर्म फाइल होता है तो क्या जाती है, फीस जाती है। तो उसने क्या कहा, 30 सितंबर तक फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए। अगर 30 सितंबर तक फॉर्म फाइल नहीं हुआ तो डबल फीस के साथ पे करना पड़ेगा, डबल फीस के साथ पे करना पड़ेगा। फॉर्म की फीस है 1000 रुपीज, लेकिन 10 तारीख के बाद भरोगे तो कितनी फीस जाएगी, 2000 प्लस 500 रुपीज पर डे पेनल्टी टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूज। अब आपने फॉर्म फाइल किया 30 दिन बाद, फॉर्म फाइल किया कितने दिन बाद, 30 दिन बाद। तो अब अपना जरा पेनल्टी समझ लो क्या पे करना पड़ेगा। फॉर्म की फीस 1000 रुपये, लेट फीस 1000 रुपये, प्लस 30 दिन का डिफॉल्ट है ना, 30 दिन इंटू 500, 15,000 रुपये पेनल्टी, 15,000 रुपये जो भी है ना, 500 रुपये रोज का, 30 दिन की पेनल्टी 15,000 रुपये पेनल्टी। बात समझ गए। अमाउंट के ऊपर चार्ज समझ लीजिए, फिक्स कर दिया था हमने लिक्विडेटेड, देन और ज्यादा स्प्रेस करने के लिए पेनल्टी। ठीक है, तो ये होता है, और कुछ खत्म कहानी, इतनी सी। ये आपने पढ़ लिया, एक्चुअल ब्रीच होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। ठीक है, हाँ जी, बिफोर पहले ही आपको एंटिसिपेशन, पहले ही फील हो गया, फील क्या हो गया, मतलब पहले ही एहसास कराया है उसने कुछ ऐसी हरकत करके। कंपनसेशन कौन देगा, जिस पार्टी ने क्या किया है, नुकसान, जिस पार्टी ने क्या किया है, नुकसान। पढ़िए जरा यहां से सेक्शन नंबर 73, in estimating the loss or damage arising from a breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non performance of the contract must be taken into account। जब हम डैमेज की फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसमें अपने को समझना क्या है, बेसिकली ये एक रेमेडी है, बेसिकली ये क्या है, एक रेमेडी है। और जिसने परफॉर्म नहीं किया है ना, उसकी वजह से जो आपको इनकन्वीनियंस हुई है ना, जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान को क्या कराना है, हमें आपका पूरा कराना है, सिर्फ उस नुकसान को पूरा कराना है। ठीक है, जरा पढ़ते हैं। लेट डाउन दैट हाउ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज टू बी डिटरमाइंड। सवाल यह है कि अमाउंट डैमेज कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, जरा पढ़ लीजिए। ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम सच ए ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है वो डैमेज देगा, किसको देगा, दूसरी पार्टी को देगा। कंपनसेशन ऑफ एनी लॉस और डैमेज, जो भी आपको नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट कराना है, उसको कंपनसेट कराना है, एक्स्ट्रा नहीं मिलना आपको कुछ भी। कंपनसेशन कैन बी क्लेम्ड फॉर एनी लॉस और डैमेज विच डायरेक्ट, जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, आपने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म ना करने की वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया। इस तरह से जैसे मैंने आपसे कहा मैं आपकी गाड़ी परचेज करूंगा 2 लाख रुपए में, कितने में, 2 लाख रुपए में, लेकिन मैंने टाइम पे आपकी गाड़ी परचेज नहीं की, तो वो गाड़ी आपने किसी और को सेल करनी पड़ी, लेकिन 2 महीने का टाइम गुजर गया, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी बिकी है 1,80,000 रुपए में, तो कितने का नुकसान हो गया, तो 20,000 का डैमेज आप क्लेम कर सकते हो। इस तरह से स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम्ड ओनली ऑन, स्पेशल डैमेज सिर्फ तभी क्लेम हो सकता है जब पहले ही एडवांस नोटिस गिवन हो। ठीक है, नो कंपनसेशन इज पेबल फॉर एनी, बात समझ गए, लॉस, किस चीज का लॉस, प्रॉफिट का लॉस, उसके लिए कोई डैमेज नहीं मिलता। डैमेज के टाइप्स लिखे हैं। ऑर्डिनरी डैमेज जो डायरेक्टली
ठीक। स्पेशल डैमेज ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल मील वाला एग्जाम्पल, ये वही है मशीन, बस मैंने कपड़े थे इसमें, इसकी मील है, इसकी मील की साफट वगैरह टूट गई थी, उसने रिपेयर कराने के लिए दे दी, टाइम एक्स्ट्रा लग गया, वही सेम कहानी, बस कपड़े की जगह मील है और कुछ नहीं। स्पेशल डैमेज, जब पार्टी को क्या मिला, एक स्पेशल नोटिस मिला है, तो ही आप ऐसा डैमेज क्लेम कर सकते हो, नहीं तो आप डैमेज ये क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव या पुनिटिव अवॉर्डेड ओनली इन 2 केसेस, कौन सा वादा तोड़ा, शादी का या रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंकर। और याद रखना जितना अमाउंट बड़ा होगा डैमेज का अमाउंट उतना छोटा हो सकता है, क्योंकि वहां बैंक कह सकता है फॉर सेफ्टी पर्पस, लेकिन अमाउंट जितना छोटा होगा और तब भी डिसऑनर हो गया तो अमाउंट डैमेज को उतना ही बड़ा हो जाएगा। जरा पढ़िए एक बार इस लाइन को पढ़िए, इसको पढ़िए, ये केस भी तो है ना, गिल्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक, पढ़िए। ठीक है, अगर चेक के बाउंस होने की वजह से आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है, तो बात चेक के बाउंस होने की नहीं है, बात गुडविल को बाउंस होने की, एक तरह से आपकी गुडविल का नुकसान हुआ, तो उस सिचुएशन में बिजनेसमैन बेशक से आपका मॉनेटरी कोई लॉस नहीं हुआ है, भाई चेक बाउंस का चार्ज लगा 300 रुपए, वो कोई मैटर नहीं करता, बट अगर आप नॉन ट्रेडर हो यानी कि आम लोग हो, वो कह रहा है आप भाई आप इसको इग्नोर कीजिए इस वाले पॉइंट को, क्योंकि आपके उस चेक से आपकी कोई क्रेडिट चेक नहीं होती, लेकिन बिजनेसमैन का इंपैक्ट आता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में बिजनेसमैन तो क्लेम कर सकता है, वो बंदा से सामने वाला जो नॉन ट्रेडर है यानी कि जो बिजनेस पर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड नहीं कर रहा, उसका तो सिर्फ नॉर्मल 300-400 रुपये मिलेगा आपको, जो भी बाकी आपको लगता है आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ वो नहीं होगा जो बिजनेसमैन के साथ होता है। चेक का अमाउंट छोटा, कंपैरेटिवली अमाउंट कितना भी बड़ा, नॉन ट्रेडर के साथ ऐसा नहीं होता। नॉमिनल, जहां पे आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेज, कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, आप केस फाइल कर सकते हैं। इग्नोर, एक बार इसको पढ़ लीजिए। प्रीफिक्स डैमेज, जहां पे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में ही साफ साफ एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ये डिसाइड कर लेती है, क्या बात समझिए, ये कौन सा है, प्रीफिक्स डैमेज। अब ये दो होते हैं, लिक्विडेटेड और पेनल्टी। ठीक, एक ये पढ़ लीजिए, आपकी बुक में एक्स्ट्रा है, पढ़ो पढ़ो, डैमेज फॉर, ध्यान से पढ़ना, क्या पता ये आ जाए। हाँ जी, दोनों पार्टी एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज डिसाइड करेंगे। इन केस ऑफ डिले कर दिया तो उस सिचुएशन में डैमेज कितना लेंगे, भाई जिसने गुड्स डिलीवर करने थे उसकी गलती की वजह से गुड्स क्या हो गए, खराब ही हो गए, गुड्स क्या हो गए, खराब ही हो गए, तो उस सिचुएशन में उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, उसको क्या देने की जरूरत नहीं है, नोटिस देने की जरूरत नहीं है। दूध लेके आ रहा था, क्या लेके आ रहा था, उसका काम था दूध को डिलीवर करना, अब दूध लेके आ रहा था, अब वो दूध लेके पहुंचा 2 दिन बाद, दूध लेके पहुंचा 2 दिन बाद, फिर आपसे क्या कह रहा है 2 दिन बाद, दूध तो खराब हो गया, कह रहा है हो गया खराब, कितने का माल था, आपने कहा 20 लाख का, ये ले 20 लाख रुपए ना, 20 लाख का दूध बिकता, बिकने पे भी तो मुझे 5 लाख रुपए प्रॉफिट होता, वो भी तुम ही दोगे। ये बात पहले क्यों नहीं बताई, इसमें बताने की जरूरत नहीं। अगर आपकी वजह से डिले हुआ है और गुड्स ऐसे थे जो खराब होने वाले नेचर के थे, ठीक है। द वर्ड डिटेरेशन मीन नॉट ओनली इंप्लाइज फिजिकल डैमेज टू द गुड्स बट इट मे ऑल्सो मीन्स, बात समझिए, खराब, हाँ डैमेज। दोबारा सुनो, अगर गुड्स ऐसे हैं जो क्या हो गए, फिजिकली डैमेज हो गए, डैमेज तो कर दिया आपने, लेकिन सवाल यही डैमेज हुए क्यों, आपकी लापरवाही की वजह से, आपके डिले की वजह से, किसकी वजह से, आपके डिले की वजह से, जो कि नेचुरली होना नहीं चाहिए था, और आपके डिले की वजह से नुकसान हुआ है। तो अगर आपकी वजह से, आपके डिले की वजह से ऐसा हुआ कि गुड्स क्या हो गए, खराब ही हो गए, वो बिकेंगे ही नहीं, यानी कि वो मेरे लिए क्या हो गए, यूजलेस हो गए, तो गुड्स की कॉस्ट तो आपको देनी ही पड़ेगी, प्लस आपको क्या देना पड़ेगा, गुड्स मेरे पास आते तो मैं उनको क्या करता, बेचता। अब मेरे पास गुड्स ही नहीं आ पाए, मेरा बिजनेस हैम्पर हो गया, 2 दिन में क्या किया, कुछ बेच ही नहीं पाया, तो 2 दिन में जो भी नुकसान है वो नुकसान आपको भरना पड़ेगा। याद आया आपको वो जो मशीन ठीक करने वाले ने 3 दिन का डिले किया था,
उसमें मैंने कहा था कि उसमें एक नेचुरली निकाल लेंगे कि नॉर्मली 3 दिन के जो डिले की वजह से जो नुकसान हुआ है, बात समझिए। तो इसी पॉइंट को इन्होंने अलग बना के लिखा है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, रीजनेबल 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 रीजनेबल। जो डिले हुआ है ना 3 दिन का, जो डिले हुआ है कितने दिन का, 3 दिन का, 3 दिन का लॉस, 3 दिन का लॉस रिकवर कर सकते हो आप। गुड्स डिलीवर ना हो पाने की वजह से मेरा तो तुमने सारा नुकसान कर दिया अरबों रुपए का, वो नहीं मिलना। बताएं क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो। यानी कि जो गुड्स खराब हुए हैं उसकी भरपाई तो करेगा ही करेगा। गुड्स को बेचने से जो पैसे आते हैं, उसको जो प्रॉफिट आता, उस प्रॉफिट के लॉस को भी आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, उस वाले एग्जांपल में तो मैंने वहां पे, आप भूल गए, मैंने बोला था कि 3 दिन का जो डिले हुआ है, 3 दिन का जो डिले हुआ है, उस 3 दिन में उसका जो भी रीजनेबल अमाउंट का डैमेज आएगा वो डैमेज का अमाउंट उसको देना पड़ेगा। ऐसा तो मैंने वहां पे भी बोला था। उस कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करेंगे कि आपके पास एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था जिसकी वजह से रीजनेबल, नॉर्मली किस दिन, नॉर्मली 3 दिन का जो नुकसान होता है नॉर्मली, ठीक है, किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो स्पेशल हो, वो नहीं, नॉर्मल वाला। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। ये पेनल्टी और डैमेज मैंने आपको बता दिया, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। एक रह गया, वो पढ़ा लेने दो, खत्म हो गया, बस यही है, बस 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 इतना सही है और ये कुछ नहीं, 5 मिनट लगेगी बस, बात सुन लो, खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म, लास्ट टॉपिक है। वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विसेज टू अनदर in circumstances which indicates an understanding between that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay। हुआ क्या, दो लोगों ने आपस में वादा किया कोई भी सर्विसेज वगैरह वो रेंडर करेंगे। अभी कितना हुआ है क्या नहीं हुआ ये कोई डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो भी कुछ हुआ है, जितना भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट आपको क्या दिला देगा, पैसे दिला देगा। जितना आपने किया है उसके अकॉर्डिंग क्या दिला देगा कोर्ट, पैसे दिला देगा। इसकी एक अलग ही कैलकुलेशन होती है, इसकी एक अलग ही कैलकुलेशन होती है, कुछ सिचुएशंस होती है, वो समझिए जरा, वो क्या कैलकुलेशन और वो क्या सिचुएशन है, ध्यान से पढ़िए। क्वांटम मेरिट एज मच एज ए पार्टी डूइंग द सर्विस, जितना आपने काम किया है उतने के अकॉर्डिंग, जितना आपने काम किया है उतने के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, हैज डिजर्व। बात समझ गए। इट कवर्स ए केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय द ब्रीच। ऐसा कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, हैड एट द टाइम ऑफ ब्रीच डन पार्ट कितना काम किया गया है, सिर्फ एक पार्ट किया गया है, बट नॉट ऑल द वर्क। इसका मतलब ऐसा समझिए, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, बीच में ही पार्टी ने क्या कर दिया, मना, बीच में ही पार्टी ने क्या कर दिया, मना। तो मना कर दिया तो जितना काम किया उतने के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने आपको जॉब पे हायर कर लिया, मान लो समझने के लिए, मैंने आपको जॉब पे हायर कर लिया कि भाई मैं आपको ना 60,000 रुपये महीने सैलरी दूंगा, मान लो, ठीक है। अब 20 दिन काम किया, 20 दिन बाद मैंने आपसे कहा अच्छा हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, हम आपको फायर कर रहे हैं। आप कह रहे वो तो ठीक है चलिए, लेकिन 20 दिन के पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। तो जो 20 दिन के पैसे लेने का राइट है, वो राइट आया कहां से, ये है वो राइट, ये है वो राइट। काम शुरू हो गया है, पूरा नहीं हो गया है, कुछ हिस्सा हो गया है, तो जितना आप डिजर्व करते हो उतना तो मिलेगा। अब डिजर्व करते हो का मतलब क्या है, जितना आपने परफॉर्म कर दिया उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाएंगे। सर 20 दिन कर दिया तो 20 दिन के पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 20, इतने तो आपको देने पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। विच इज बाउंड टू डू अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एंड सीक्स टू कंपनसेट फॉर द वैल्यू ऑफ द, जितना किया है उसके पैसे तो दे दो, जितना किया है उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। लेकिन याद रखना ये वाला रूल एप्लीकेबल कब होता है, दो, नंबर 1 जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, और ये डिस्चार्ज कैसे हुआ है, बाय पार्टी ने तोड़ दिया, ब्रीच हो गया, आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त।
क्लेम कौन करेगा? ऑब्वियसली हमेशा वही क्लेम करता है जो पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी नहीं होती, तो उसे बताने की कोई बात थी नहीं। खैर, हाँ जी पूछिए। दोबारा बोलो। आपने किसी बिल्डर को हायर किया, डेवलपर को, बिल्डर नहीं वो डेवलपर है, उसको हायर किया कि वो आपके लिए बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है। ठीक है, पढ़े। छह सिचुएशन है ना, अभी आ जाएगा आपको, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार, आ जाओ। छह सिचुएशन है जब आप ये वाला डैमेज क्लेम कर सकते हो। कौन कौन सी सिचुएशन है जरा पढ़ लीजिए। नंबर 1, व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, भाई क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं हो पाया, आगे नहीं चल पाया, आगे नहीं चल सकता, क्या डिस्कवर हो गया, वॉइड डिस्कवर हो गया। क्या डिस्कवर हो, बात नहीं करनी, सवाल पूछ लूंगा मैं, बात नहीं करनी, 5 मिनट की तो सुननी है, सुन लो। यही आ गया तो एग्जाम में पूछू सवाल, सवाल पूछता हूं, जवाब देना। आप 1 2 3 है ना, बीच वाली रो में आप तीनों जवाब देंगे, तैयार हो जाओ, ठीक है। जवाब देने के सवाल सुनो। एक कंपनी ने आपको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, एज ए, लिख के समझा देता हूं, नहीं तो भूलते जाओगे, मैं बोलते जाऊंगा भूलते जाओगे। ये कंपनी है, इसने आपको क्या अपॉइंट कर लिया, एज ए डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, मुबारक हो। अब जब डायरेक्टर अपॉइंट किया होगा, साइन तो किए होंगे, एक जगह आपने और एक जगह किसी ने, जो कि ऑथराइज्ड है, किसी ने, जो भी कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, मान लीजिए कोई दूसरा डायरेक्टर, सीईओ सीएफओ जो भी है, उसने आपको अपॉइंट कर लिया डायरेक्टर, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, हो गया साइन, हो गया। आपने काम किया 25 दिन, कितने दिन काम किया, ध्यान से सुनना, 25 दिन काम किया है, कंपनी में आ गए ऑडिटर्स, कंपनी में आ गए क्या, ऑडिटर्स आ गए। ऑडिटर्स आते तो पूरा चेक करेंगे सब कुछ, सेक्रेटेरियल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सीएओ सीएस दोनों तरह का ऑडिट आ गया, ठीक है। उन्होंने क्या पाया कि आपको पैसे यानी कि सैलरी नहीं मिलेगी। ये कह रहे भाई ये क्या बात है, क्यों नहीं मिलेगी हमें सैलरी, क्यों नहीं मिलेगी सैलरी, क्यों नहीं दोगे, मेरी सैलरी है 2 लाख रुपए, मान लीजिए सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ। ये कह रहे आपको सैलरी नहीं दे सकते सर, ये कह रहे जी सैलरी क्यों नहीं दोगे, नहीं दे सकते, ठीक है, मुझे इस घटिया कंपनी में काम ही नहीं करना, मेरे 25 दिन के पैसे दो आप। सर 25 दिन के भी नहीं देंगे, 25 दिन के भी क्यों नहीं दोगे, मेरी जब अपॉइंटमेंट हुई तो, सर आपका अपॉइंटमेंट लेटर इनवैलिड है, अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। कह रहे हो ये कैसे, सर अपॉइंटमेंट लेटर पे जिस पर्सन ने साइन किए हैं ना कि मैं आपको अपॉइंट करता हूं, उस पर्सन, देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए ना आपके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए। सर कंपनी के पास ऐसी कोई ऑथराइजेशन ही नहीं, ऐसा कोई, टेक्निकल वर्ड लिख देता हूं मैं, ऐसा कोई रेजोल्यूशन ही नहीं, ऐसा कोई रेजोल्यूशन ही नहीं जिस रेजोल्यूशन में उन्होंने ऑथराइज किया हो मिस्टर के को किसी को अपॉइंट करने के लिए। तो मिस्टर के पास ऐसी कोई अथॉरिटी ही नहीं कि वो किसी को क्या कर सके, अपॉइंट कर सके। जब उनके पास अथॉरिटी ही नहीं तो उन्होंने आपको अपॉइंट कैसे कर दिया, जब उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो ये काम कर ही नहीं सकते, तो आपको अपॉइंट ही नहीं कर सकते। तो अपॉइंटमेंट लेटर पे जिसका साइन है वो साइन इनवैलिड है, वो साइन क्या है, इनवैलिड है, साइन इनवैलिड है, अपॉइंटमेंट लेटर इनवैलिड है, अपॉइंटमेंट लेटर इनवैलिड है तो आपकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, अपॉइंटमेंट इनवैलिड है तो सैलरी किस बात की, पैसे मिलेंगे या नहीं, ये सवाल है। क्यों मिलेंगे, क्या लिख देंगे हम, क्या की गलती है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे ये बताओ, बात समझ गए, बात नहीं करनी इसलिए
एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड, मिस हो गया कुछ भी और वही एग्जाम में खामा 4 नंबर आप एक खिसक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू बी वॉइड, बाद में जाके क्या पता चला वो सर्विस एग्रीमेंट अपॉइंटमेंट लेटर वो क्या था, वॉइड था। लोग कह रहा कोई बात नहीं, जितना काम किया फिर भी आपको उसके अकॉर्डिंग तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है ना। मुझे कैसे पता मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे जिसके साइन हुआ है उसके पास ऑथराइजेशन है या नहीं, वो तो कंपनी प्रॉब्लम है ना। ठीक है। नंबर 2, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटियसली, अगर किसी पार्टी के इंटेंशन है कि मैं ये काम, ये होता है फ्री, क्या होता है, पार्टी की क्या इंटेंशन है, मैं ये काम फ्री में नहीं कर रहा, मैं ये काम फ्री में, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप भी गली में ना एक जूस बेचने वाला आया, क्या आया, वो कह रहा था जूस पी लो मीठा, आप आए आपने लिया पी लिया चलने लगे, वो कह रहा है पैसे, भाई किस बात के पैसे, तुमने क्या कहा था जूस पी लो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैंने तो तुम्हारी बात मान ली, पैसे कैसे, उसने सिर्फ क्या कहा था जूस पी लो, हमने तो सिर्फ तुम्हारी बात मानी है, जूस पी लिया तुमने ये कहा था पैसों में, क्या पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, क्या उसकी इंटेंशन जूस पी लो फ्री में पिलाने की थी, नहीं थी ना, ऑटोमेटिकली एज्यूम उसकी इंटेंशन आपको ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करने की नहीं थी, तो अगर आपने उसकी कोई सर्विस ली है तो यू हैव टू पे। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्ड सर्विसेज बट नॉट एग्रीज एज टू रेम्युनरेशन, कुछ भी आपने पहले से ही क्या कर लिया था, एग्री कर लिया, जरा पढ़िए, एक्सप्रेस माने क्या होता है, साफ साफ क्लियरली, या वर्ड्स की फॉर्म में कैसे भी, कॉन्ट्रैक्ट में टू रेंडर सर्विसेज, कि आप क्या करोगे, कोई सर्विसेज रेंडर करोगे, बट देयर इज अ नो एग्रीमेंट एज टू रेम्युनरेशन, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि कितने पैसे मिलेंगे, कि कितने पैसे, जैसे आप जनरली ऐसा करते हो ना, टीवी रिपेयर वाले को दे आते हो टीवी, मोबाइल रिपेयर वाले को दे आते हो मोबाइल, क्या वो हमें पहले बता देता इतने पैसे लगेंगे, एग्जैक्टली नहीं बताता ना, वो क्या कहता है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपका 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में खर्चा ऐसा बताता है ना, तो हमने पहले फिक्स तो नहीं किया, अब मान लीजिए उसने ठीक कर दिया, तो क्या उसको पैसे देंगे या नहीं देंगे, देंगे ना। क्या हमने रेम्युनरेशन फिक्स की थी, नहीं, एक रेंज थी वो तो, और वो उस रेंज को एक्सीड भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जा सकता है, जरूरी नहीं है 2,500-3,000 है तो 3,200 भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं, हार्ड एंड फास्ट। वन पार्टी अबंडन और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया, दूसरी पार्टी केस कर देगी, जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे मिल जाएंगे। नंबर नेक्स्ट, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट एंजॉय द बेनिफिट और पार्ट परफॉर्म, मैंने आपसे कहा आप कारपेंटर हो, मान लो मैंने आपसे कहा मेरे लिए ना आप 10 टेबल बना दो, कितनी टेबल बना दो, 10, आपने कहा सर एक टेबल 2,000 रुपए की, एक टेबल 2,000 रुपए की, मैंने कहा ठीक है 10 बना दो, 5 आपने बना दी, सडनली मैं आ गया, मैंने कहा हो गया काम, आपने कहा सर 5 बन गए, मैंने कहा बस 5 ही चाहिए और नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, तो आपने क्या बोला सर 5 तो बन गई, मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं एक भी, मुझे अब 5 तो बन गई है, तो क्या 5 के पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, बड़ा इजीली है, बड़ा इजी है, 10 टेबल्स के 20,000, 5 टेबल के, बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, बड़ा इजी है कैलकुलेट करना। सवाल नंबर 2, मैंने आपसे कहा मेरे लिए एक घर बना दो, डेवलप कर दो 4 मंजिल का, आपने कहा जी ठीक है, आप मिस्त्री हो मान लो, अब आप घर बना रहे हो, आपने पूरा बना दिया 4 मंजिल का घर बना दिया, ऊपर वाला फ्लोर की जो दीवार होती है ना, दीवार होती है ना, 4 दीवारी होती है, वो आपने टेढ़ी बना दी, क्या बना दी, टेढ़ी बना दी, कैसी बना दी, मैंने कहा ये क्या किया, आपने कहा सर बाय मिस्टेक हो गया, वो एक्चुअली में जो हमारा मेन मिस्त्री था ना, आप तो कॉन्ट्रैक्टर हो, जो मेन मिस्त्री था वो बदल गया था, तो उसने पता नहीं किसको भेज दिया, थोड़ा सा बैंड आ गया है, बाकी सब ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, बाकी बैंड है थोड़ा सा, हाँ मैं मानता हूँ। मैंने कहा पैसे कटेंगे, क्या कटेंगे, अब मुझे ये बताओ कितने पैसे कटेंगे उस एक दीवार में बैंड के, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज है उसका, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होता है फिर तो कोई समस्या ही नहीं, फिर तो साफ साफ है, 10 में से 5 हुए आधा हुआ है, 10 में से 2 हुए 20% हुआ है, लेकिन क्या उस सिचुएशन में जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट हो, और आपको क्या देना था उसे, एक लमसम अमाउंट, तो ध्यान देना उसने परफॉर्म तो कर दिया है, लेकिन कैसा परफॉर्म किया है, ठीक, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, डैमेज क्लेम कर सकते हो, उसके लमसम अमाउंट में से डिडक्ट कर लेना, डिडक्ट फॉर बैड वर्क। सर करेंगे क्या, आप एक काम करो, उस दीवार को तुड़वा दो, उस दीवार को दोबारा से बनवाओ, अब उस दीवार को दोबारा से बनवाने में जो कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट को आप उसके उस लमसम अमाउंट में से
डिडक्ट कर लेना। इसका सिर्फ यही रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितना % काम गलत हुआ। ठीक है, बात समझ गए जी? तो अगर उसने गलत बना दिया तो उड़ा के दोबारा बना, खत्म कहानी।